हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, पीएच का महत्व हमने चालू कर रखा था पिछली क्लास में, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, और हमने उसके 3 टॉपिक क्लियर भी कर लिए थे। और वो जो 3 टॉपिक थे, उदर की अम्लता, ठीक है, दंत क्षय और एक अम्ल वर्षा, उन तीनों के बारे में हमने पीएच की राय जानी थी, मतलब कैसे पीएच उनको अफेक्टिव करता है। तो 2 टॉपिक शेष रह गए थे हमारे, एक तो मृदा की पीएच और एक चींटी का डंक। तो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं वो भी। देखो, मृदा की पीएच, पीएच से मतलब ये है कि मृदा की भी कोई ना कोई पीएच होती है जिस पर फसलें या किसी भी प्रकार की सब्जियां अपने आप को ग्रो करती है। मतलब मृदा की पीएच उतनी होनी चाहिए जिससे उसकी उर्वरक क्षमता ढंग से काम कर सके। अगर मृदा की पीएच कम होती है या मृदा की पीएच बढ़ती है तो इसका सीधा सीधा असर मृदा की फर्टिलिटी यानी कि मृदा की उर्वरक क्षमता पर पड़ता है। तो इसकी पीएच नहीं बिगड़नी चाहिए। मान लो अगर किसी कारणवश मृदा की पीएच बिगड़ती है, अब मृदा की पीएच तो कैसे बिगड़ती है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, अम्ल वर्षा। अगर अम्ल वर्षा गिरती है किसके ऊपर? मृदा के ऊपर, तो मृदा में प्रवेश कर जाएगा कौन? अम्ल। मृदा में कौन प्रवेश करेगा? अम्ल प्रवेश करेगा। और ये अम्ल क्या करेगा? मृदा की अम्लता बढ़ा देगा, अम्लता बढ़ा देगा। और अगर मृदा की अम्लता बढ़ जाती है तो फिर मृदा की उर्वरक क्षमता क्या हो जाएगी? कम। देखो सीधा सा 2 टूक बात समझा दी कि अगर मृदा के अंदर अम्ल आता है, अम्ल कहाँ से आएगा? अम्ल वर्षा से आएगा। बारिश को तो हम रोक नहीं सकते ना। अम्ल जब आएगा तो मृदा की अम्लता बढ़ेगी, पीएच घटेगी, क्योंकि पीएच कम होता है तो अम्लता बढ़ जाती है। पीएच जैसे ही कम होगी अम्लता बढ़ेगी, और अम्लता बढ़ने से मृदा की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? कम। और उसका रीजन ये है कि अम्ल कम, अगर मृदा में अम्ल बढ़ जाता है तो मृदा में पाए जाने वाले मित्र सूक्ष्म जीव ढंग से काम नहीं कर पाते, वो ह्यूमस का प्रोडक्शन नहीं कर सकते जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो अब समस्या ये है कि अगर अम्ल वर्षा से मृदा की अम्लता बढ़ जाती है तो इस अम्लता को हटाया कैसे जाए, इसको रिमूव कैसे किया जाए? वो तो हम भी जानते हैं कि अगर अम्ल के प्रभाव को कम करना है तो क्या लाना पड़ेगा? क्षार। क्या लाना पड़ेगा? क्षार। देखो स्टूडेंट्स, यही एक टॉपिक है या यही एक लॉजिक है जो आप याद रखोगे, किस अम्ल को कौन सा सार दूर कर सकता है। ऐसे आप हर कोई सा बेस नहीं चिपका सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे सार है, NaOH, KOH, NH4OH, लेकिन सभी सार नहीं। आपको ये स्पेशली याद करना होगा कि मृदा के लिए जो क्षार काम में आता है वो क्षार है चूने का जल या चूने का पानी। ये एक साधारण नाम है, इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। अगर इस चूने के पानी को, यानी कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी का अगर छिड़काव आप मृदा के ऊपर करते हो, इसका मतलब है आपने मृदा में क्षार डाल दिया, और वो क्षार मृदा में आए हुए अम्ल को क्या करेगा? खत्म करेगा, और इसकी पीएच को वापस क्या करेगा? बैलेंस करेगा। जब पीएच बैलेंस होगी तो बैक्टीरिया काम करना स्टार्ट करेंगे और मृदा की उर्वरक क्षमता ऑटोमेटिक इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इस पॉइंट में आपको याद यही रखना है कि मृदा की घटी हुई पीएच को या मृदा में बढ़ी हुई अम्लता को किस तरह से सही किया जा सकता है, वो चूने का पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। एक पॉइंट और बच रहा है, और वो है चींटी का डंक। 5वां जो पॉइंट है, चींटी का डंक। चींटी का डंक, ठीक है। देखो आप सोच रहे होंगे कि सर ये एक अटपटा सा टॉपिक लग रहा है हमें, चींटी का डंक क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो चींटी, मैं बात कर रहा हूँ, चींटियाँ तो कई टाइप की होती है। कि आपने रेड कलर की चींटी देखी होगी, रेड कलर की छोटी सी रेड कलर की चींटी, उस चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है।
और अगर चींटी किसी को काट लेती है तो अपने डंक के थ्रू वो अम्ल छोड़ देती है उसकी बॉडी के अंदर, और अगर अम्ल काटे हुए व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेगा तो वो अम्ल जाएगा रक्त के अंदर, और रक्त की अम्लता बढ़ जाएगी, खून की एसिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर रक्त की अम्लता बढ़ेगी तो फिर शरीर में दुष्प्रभाव आना स्टार्ट, यानी कि सिम्टम्स, हार्मफुल सिम्टम्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे काटे हुए स्थान पर जलन होना, खुजली होना, दर्द होना, स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, या लाल रंग का धब्बा बन जाना। देखो कैसे, मान लो ये किसी का हाथ है, ठीक है, और अगर यहां से चींटी ने काट लिया, चींटी ने डंक मारा, यहां से काट लिया, तो काटने के बाद इसमें क्या आ गया, अम्ल। कौन सा अम्ल? जो चींटी के डंक में था। और चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, यानी कि HCOOH, HCOOH, ठीक है। अब जैसे ये अम्ल शरीर के अंदर आएगा तो यहाँ पर एक स्पॉट बन जाएगा लाल रंग का, एक लाल रंग का क्या बन जाएगा? धब्बा। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अम्ल शरीर में पहुंच चुका है, अम्ल मिक्स हो गया ब्लड के अंदर जाकर, और खून में अम्लता बढ़ जाने से ये लक्षण पैदा हो गए, लाल रंग का धब्बा, इसके साथ साथ इस स्थान पर जलन, इस स्थान पर दर्द, इस स्थान पर खुजली, ठीक है। तो ये तो लक्षण पैदा हो गए उस अम्ल के जाने से ही। अब बात यह है कि इस अम्ल को हटाने के लिए कौन सा क्षार काम में लिया जाएगा। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है कि अम्ल को हटाने के लिए क्षार लाना पड़ेगा। तो इस अम्ल को रिमूव करने के लिए जो क्षार हम काम में लेंगे वो क्षार कौन सा होगा? वो क्षार है जो हमारे घर पर भी आसानी से उपलब्ध है, खाने का सोडा। खाने का सोडा जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये खाने का सोडा साधारण नाम है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या है? NaCO3। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खाने का सोडा है आपके किचन में आसानी से उपलब्ध है। अगर बाय द वे चींटी काट भी लेती है तो आप क्या करोगे? इस खाने के सोडे का यूज करोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर इसको लगाएं कैसे? तो खाने का सोडा तो पाउडर की फॉर्म में आता है, ऐसा नहीं उठाया पाउडर लगा लिया, नो, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि खाने का सोडा लवण है। डोंट कॉल बेस, इट इज कॉल्ड टू सोल्ट। ये क्षार नहीं है, ये क्या है? लवण है। फिर आप बोलोगे आप इसको क्षार क्यों बता रहे हो? तो सुनो, अगर खाने के सोडे में आप क्या मिक्स कर दोगे? थोड़ा सा जल। मान लो किसी बर्तन में आपने थोड़ा सा खाने का सोडा डाला, अगर वो विदाउट वाटर है तब तक तो सोल्ट है, अगर आपने उसमें पानी मिलाकर पेस्ट बना दिया ना तो अब बन गया वो क्षार। मतलब खाने के सोडे में या बेकिंग सोडे में जल मिलाने पर वो किसका कार्य करता है? क्षार का काम करता है। जैसे ही आपने इसमें जल मिलाया तो ये बन गया पेस्ट, और ये पेस्ट ही क्या कहलाता है? क्षार, ठीक है। इस क्षार को उठाओ यहाँ से, और जिस स्थान पर चींटी ने काटा वहां पर इसको जाकर लगा लो, प्रतिरोधी के रूप में इसका लेप कर लो। यहाँ पे लगाया तो जैसे ही क्षार गया तो अम्ल का प्रभाव ऑटोमेटिकली क्या होने हो जाता है? कम होने लग जाता है। और कम होने के साथ साथ ये जो धब्बा बना था, जो जलन, दर्द या जो खुजली हो रही थी, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो, मेन चीज ये है कि आपको यही ध्यान रखना है कि कौन से अम्ल के लिए कौन सा क्षार काम में ले रहे हो। जैसे अगर मिट्टी में अम्लता बढ़ जाती है तो आप ये मत बोल देना खाने का सोडे का छिड़काव कर दो ना, वहाँ पर चूने का पानी। और अगर चींटी का डंक आता है तो उसको हटाने के लिए फिर ये बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया पूरा। कौन सा? इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, यानी कि पीएच के महत्व को समझाइए, तो आपको ये 5 पॉइंट ढंग से लिख कर आना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम क्या है। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सुनो,
नेक्स्ट टॉपिक है कुछ उपयोगी लवण, सम यूजफुल सॉल्ट, सम यूजफुल सॉल्ट, कुछ उपयोगी लवण। देखो कुछ, ये जो हेडिंग है ये मैं आपको समझा दूं कि कुछ ऐसे लवण हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट है जो हमारे दैनिक जीवन में डेली काम में आ रहे हैं, जिनका हम रोज उपयोग करते हैं, जिनको हम रोज काम में लेते हैं। अब वो कौन से लवण है उनकी स्टडी करना है। और स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना 101% इनमें से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो यूजफुल सॉल्ट है जो हमारी डेली लाइफ में हम डेली यूज में ले रहे हैं वो पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ऐसे कितने सॉल्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हो, न जाने कितने लवण है जो हम काम में लेते हैं दिन में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कितने सॉल्ट या कितने लवण पढ़ाऊंगा, 6। अब वो 6 कौन कौन से हैं देखो। एक तो NaCl, मैं पहले सरसरी नज़र से तुम्हारे माइंड में डाल रहा हूँ पढ़ना क्या है। दूसरा NaOH, तीसरा NaHCO3, चौथा Na2CO3 डॉट 10H2O, फिफ्थ CaOCl2 6 CaSO4 डॉट 2H2। देखो ये 6 लवण हैं, इनमें से 2 लवण के साथ जल के अणु जुड़े हुए हैं, मतलब ये क्रिस्टलन वाटर है। पढ़ा था ना जब हमने लवणों के गुणधर्म पढ़े थे, तो एक पॉइंट पढ़ा था हमने, क्रिस्टलन जल। किसी लवण की इकाई सूत्र के साथ जुड़े जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, क्रिस्टलन जल। तो इन दोनों के साथ क्रिस्टलन जल मिक्स है, वो तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। तो ये 6 लवण तैयार करने हैं, जिनमें से 4 लवण तो किसके हैं, सोडियम के। देखो ये भी, ये Na है ना, सोडियम है, तो ये चारों लवण तो किसके हैं, सोडियम के। ये कैल्शियम के लवण है, NaCl, NaOH, NaCO3, और इन सबको आप जानते हो। ये तो मैंने क्या फॉर्मूला लिख दिया इसलिए नहीं पहचान पा रहे। NaCl नमक खाया ना आपने, नमक का ही सूत्र NaCl होता है। NaOH साबुन जानते हो ना, ऐसे समझ सकते हो साबुन में NaOH होता है। NaCO3 खाने का सोडा, ठीक है। Na2CO3 इसको बोलते हैं धावन सोडा, इससे साबुन तैयार किया जाता है और ये साबुन ही है। ये ब्लीचिंग पाउडर जो कलर वगैरह देते हैं कपड़ों में, और ये कैल्शियम सल्फेट जो दीवारों पर पुताई वगैरह की जाती है, जिप्सम वगैरह। तो ये 6 सॉल्ट आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं NaCl। पहला कौन सा है, NaCl। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, नमक। क्या बोलते हैं, नमक। अब सुनो, मैंने आपको 6 लवण बताए। कितने लवण बताए, 6। इन लवणों में आपको करना क्या है, देखो पढ़ना ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं है, आपको सिर्फ 3 चीज़ तैयार करनी है एक लवण के लिए। 3 चीज़ क्या मैं बता दूं, एक तो बनाने की विधि, लवण को बनाने की विधि, लवण के गुणधर्म और लवण के उपयोग, खत्म बात। एवरी सॉल्ट के लिए, प्रत्येक लवण के लिए आपको ओनली 3 चीज पढ़नी है, बनाने की विधि, गुणधर्म और उस लवण के उपयोग, बस। तो देखो पढ़ते चलते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले NaCl बनाने की विधि। देखो NaCl क्या है, नमक है, और हमें पता है कि नमक कहाँ से प्राप्त किया जाता है, समुद्र के पानी से। पृथ्वी पर 70% पानी है, मतलब समुद्रीय जल है, और उस समुद्री जल के अंदर भयंकर प्रकार के सोल्ट या लवण घुले हुए हैं। उसी समुद्र के पानी से क्या तैयार किया जाता है, NaCl तैयार किया जाता है। लेकिन ऐसे नहीं कि समुद्र का पानी है तो उसमें से लवण को कैसे प्राप्त करें, या डायरेक्टली उससे लवण प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। लवण
वहां से जब आप प्राप्त करोगे तो उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होंगी। उन अशुद्धियों को रिमूव करके जो मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है NaCl का, मतलब हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, तब तक ये NaCl बहुत सारे प्रोसेस से गुजर चुका होता है। लेकिन फिलहाल आपको इतना सा याद करना है कि जो NaCl है वो समुद्र के पानी से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि समुद्री वाटर के अंदर या समुद्री जल के अंदर नमक होता है, लवण होता है। तो मान लो, देखो कैसे बनाया जाता है। ये कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेसर नहीं है। ये मान लो समुद्र है या महासागर है, समुद्र का जल। तो होता क्या है, जो समुद्र होता है उसके आसपास किनारों पर छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। मान लो एक गड्ढा ये तैयार कर लिया, ऐसे एक गड्ढा ये तैयार कर लिया, और एक गड्ढे कहाँ पर बनाए जाते हैं, किनारों पर। पानी से ऐसे थोड़ा सा गैप देके किनारों पर तैयार किया जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही समुद्र में लहरें उठती है, तो इन लहर जब ये लहरें इस गड्ढे पर आती है तो समुद्र का पानी किस में आके भर जाता है, इन गड्ढों में। ऐसा नहीं बाल्टी भर भर के इनको भरोगे, नहीं, समुद्र की लहरों के साथ ही जैसे ही लहरें गड्ढों तक पहुंचेगी, इन गड्ढों में क्या भर जाएगा, पानी भर जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखो, इन गड्ढों में जो पानी भरा हुआ है वो किसका है, वो समुद्र का पानी है, और उसी से क्या प्राप्त करना है, नमक तैयार करना है, NaCl। तो ये कैसे तैयार होगा, देखो इन गड्ढों के जस्ट ऊपर आसमान में कौन चमक रहा है, सूर्य। सूर्य की गर्म किरणें जब इस पानी पर गिरेगी ना, ठंडी तो होती नहीं है, यानी कि सूर्य की किरणों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ताप या गर्मी लेकर आती है। जैसे ही गर्म किरणें इसके ऊपर गिरेगी, पानी गर्म होना स्टार्ट। जैसे ही पानी गर्म होगा, पानी क्या बन जाएगा, वाष्प, और वाष्प बनकर पूरा पानी यहाँ से उड़ जाएगा, फ्लाई कर जाएगा। तो सोचो, जो पानी इन लहरों के माध्यम से यहाँ पर भरा था वो तो वाष्प बनकर उड़ चुका, लेकिन वाष्प बनकर सिर्फ पानी उड़ा है, उस पानी के अंदर जो लवण मिक्स थे ना वो गड्ढे में रह गए। मैं क्या बोला, वाष्प बनकर सिर्फ पानी उड़ा है, उस पानी के अंदर जो लवण मिक्स थे वो इस गड्ढे में रह गए। तो देखो, ये पानी तो वाष्प बनकर उड़ गया, पानी तो वाष्प बनकर उड़ गया। अब इन गड्ढों में या इन गड्ढों की तली के अंदर क्या बच गया, नमक। तो इसकी बॉटम में ये क्या बच गया, नमक। ये NaCl है। ये क्या है, NaCl। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी प्रोसेस है, नमक मिल गया। देखो ये जो NaCl मिला है ना, ये खाने लायक नहीं है अभी, इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां मिक्स है। जैसे मैं आपको बता दूं, इस NaCl के अंदर जो आपको मिला है, इस NaCl में CaCl2 प्लस MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियां उपस्थित होती है। ये क्या है, अशुद्धि। क्या ये, अशुद्धि। ये इसके अंदर मिक्स है, यानी ये जो मिश्रण मिल रहा है ना आपको, ये अकेला NaCl नहीं है, इसमें CaCl2 भी है, MgCl2 भी, क्योंकि पानी में तो बहुत सारे लवण थे समुद्र के पानी में, इनको हटाना है। तो इनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, इस पूरे मिश्रण के अंदर एक गैस प्रवाहित की जाती है, और कौन सी गैस, HCl गैस। और जैसे ही ये गैस अंदर क्रॉस करेगी, जैसे ही ये गैस इस मिश्रण के अंदर जाएगी, एक बर्तन लोगे ना बड़ा सा, बर्तन के अंदर ये सारा मिश्रण डालोगे, तो किसी पाइप के माध्यम से उसमें HCl गैस फ्लो की जाती है। जैसे ही HCl गैस इसके अंदर जाती है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड किसी अन्य यौगिक में बदलकर वहां से क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। इनको रिमूव कर दिया दोनों को, और जब ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, NaCl। अब ये जो NaCl है ना, ये खाने लायक है। तो इस तरीके से हमने NaCl या सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया। समझ में आ गई विधि। तो ये तो थी बनाने की विधि, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, इसके गुणधर्म और इसके उपयोग। 4 ही गुणधर्म है, 4 ही उपयोग है, ठीक है। फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं।
ओके, NaCl के गुणधर्म, द प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। सबसे पहले पढ़ेंगे NaCl के गुणधर्म। ओके, देखो पहला गुण आपको ये बताना कि NaCl का कलर कैसा होता है और NaCl कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो ये श्वेत रंग का मतलब सफेद रंग का ठोस पदार्थ होता है, सफेद रंग का ठोस पदार्थ। मतलब पहला पॉइंट आपको माइंड में यही सेट करना है, कलर बताना है, अवस्था बतानी। कलर तो सफेद, अवस्था ठोस। ओके, दूसरा इसका गलनांक बताना है। गलनांक समझते हो ना, 9th क्लास में पढ़ के आए हो। गलनांक वह तापमान है जिस पर किसी ठोस को द्रव में बदला जाता है। तो नमक तो ठोस है, अगर आपको नमक को गलाना चाहते हो तो आपको ताप देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, और कितना, वो गलनांक बिंदु कहलाता है। तो NaCl का जो गलनांक है वो होता है 1081 केल्विन। मतलब अगर नमक को गलाओगे तो इतना तापमान आपको देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, नमक जल में विलय है कि नहीं है। नमक जल में घुलता है कि नहीं घुलता है? घुलता है। लेकिन आपको यही नहीं लिखना घुलता है, आपको ये लिखना है नमक जल में अत्यधिक घुलता है, यानी कि अत्यधिक विलय है। पूरा घुल जाता है ना, इसलिए अत्यधिक विलय है, जल में अत्यधिक विलय है। नंबर 4, हाँ आप 4 आपको बताना है कि देखो जैसे ही नमक को पानी के अंदर घोलते हैं तो नमक पानी में जाके टूट जाता है, तो उससे आयन बनते हैं, यानी कि NaCl टूट कर किस में चेंज हो जाता है? आयनों में। जैसे ही NaCl को किस में घोला? जल में, तो घुलने के बाद ये आयनों में टूट जाता है, Na+ में और Cl- में। नमक का घुलने का मतलब है नमक का आयनों में टूटना, टूट गया वो। जहाँ NaCl जुड़ा हुआ था ना बंधों के द्वारा, पानी में घुलने से क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूटने से एक तो बनता है सोडियम आयन और एक बनता है क्लोराइड आयन। मतलब NaCl को जलीय विलयन में आयनित किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट याद करने, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला रंग और अवस्था के लिए, दूसरा गलनांक बिंदु, तीसरा जल की विलयता के लिए, चौथा आयन के लिए। खत्म बात। अब पढ़ोगे NaCl के उपयोग। NaCl के उपयोग, देखो उपयोग भी 4 ही है। पहला उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, खाने के काम में आता है ना। सब्जी में नमक, हर चीज में नमक डलता है, सब्जी में नमक, आटे में नमक, ठीक है। जो भी फूड मटेरियल आप तैयार करते हो उनमें हम नमक को काम में लेते हैं एज ए फूड, खाने के काम में। खाद्य पदार्थों, ऐसे लिख दो, खाद्य पदार्थों में खाने के रूप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, खाद्य परिरक्षण के रूप में, खाद्य परिरक्षण के रूप में। देखो खाद्य परिरक्षण का मतलब ये होता है कि भोजन को या खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाना, उसे बोलते हैं खाद्य परिरक्षण। तो नमक एक ऐसा उपकरण है, या नमक एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को बचाया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अचार, आप बाजार से अचार लाते हो उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, जानबूझ के डाला जाता है। वो इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा नमक अचार में होगा तो नमक क्या करता है, उस अचार की नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और अगर अचार में नमी नहीं होगी तो सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होंगे, सूक्ष्म जीव पैदा नहीं होंगे तो अचार सड़ेगी नहीं। जहाँ पर नमी वहाँ पर सूक्ष्म जीव, तो क्यों ना नमी को हटा दिया जाए, तो एक ऐसी चीज़ डाली जाए जो नमी को क्या कर ले, खींच ले। तो नमक नमी को हटाकर, नमी को अवशोषित करके खाद्य पदार्थों को बचाता है, मतलब खाद्य परिरक्षक का काम करता है। इट इज यूज टू एज ए फूड प्रिजर्व। नमक का यूज हम किस रूप में करते हैं, खाद्य परिरक्षक के रूप में। तीसरा पॉइंट, हिमीकरण मिश्रण के रूप में, हिमीकरण मिश्रण के रूप में। देखो हिमीकरण मिश्रण से मतलब है कि बर्फ को जमाने के लिए, यानी कि बर्फ ढंग से जम जाए, बर्फ को जमाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में उसके ऊपर या उसमें
थोड़ा बहुत क्या मिला दिया जाता है, नमक मिला दिया जाता है। नमक अगर डाल देते हो तो बर्फ़ ढंग से जम जाती है, बर्फ़ का मिश्रण ढंग से तैयार हो जाता है, उसमें नमक को काम में लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं तो आइसक्रीम की पेटी में बहुत सारी आइसक्रीम होती है, वो ढंग से जमी रहती है, वो मेल्ट नहीं होती क्योंकि वो उनके ऊपर नमक डाल दिया जाता है, तो वो हिमीकरण मिश्रण ढंग से बन जाता है। आपने देखा होगा जहाँ पर आइसक्रीम वाला खड़ा होता है वहाँ पे उस रोड पर एक सफ़ेद रंग का पदार्थ जम जाता है, वो सफ़ेद रंग का पदार्थ क्या है, नमक ही तो है। तो वो बर्फ़ ढंग से जमी रहे, वो आइसक्रीम मेल्ट नहीं हो, इसीलिए किसका यूज किया जाता है, सोल्ट का यूज किया जाता है। 4, खाद्य सामग्री के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में। देखो खाद्य सामग्री की बात करें मतलब नमक का उपयोग या NaCl का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं, मतलब NaCl से बहुत सारे अन्य लवण बनाए जा सकते हैं। ये खाद्य सामग्री है ना, जैसे जल एक खाद्य सामग्री, सॉरी कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री का मतलब ये है कि NaCl का उपयोग करके हम अन्य लवणों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे NaHCO3, Na2CO3, NaOH, ये सब लवण हैं और इन सब लवणों को बनाने के लिए एक खाद्य सामग्री चाहिए, वो कौन है, NaCl। तो ये थे NaCl के 4 उपयोग और ये थे NaCl के 4 गुणधर्म। समझ में आ गया होगा। बाकी जो लवण बच रहे हैं 5, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे NaOH, फिर ये वो हम नेक्स्ट क्लास में तैयार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।